मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम लोग पिछली क्लास में जो स्टोइचियोमेट्री पढ़ी थी तो उसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट वेट ऑफ AgCl, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 143.5, विल बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.77 ग्राम ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ 5.77 ग्राम ऑफ AgNO3। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। तो दिया हुआ है कि NaCl ऐड किया जा रहा है AgNO3 सॉल्यूशन में। तो रिएक्शन इसमें क्या होगी, NaCl प्लस AgNO3, तो इसमें NaNO3 बनेगा प्लस AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वेट ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड। तो हम यहाँ पर देखें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स NaCl का 1 है, AgNO3 का 1 है। तो अब इसमें इन दोनों में हमें लिमिटिंग रेजेंट देखना पड़ेगा। जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वो पहले ख़त्म हो जाएगा, वही रिएक्शन को स्टॉप कर देगा और वही डिसाइड करेगा कि कितना AgCl बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल NaCl के देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो ये मास इसका कितना दे रखा है हमें 4.77 ग्राम। तो मास अपॉन इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 58.5, तो इतने नंबर ऑफ मोल NaCl दिया हुआ है हमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 देखें कितने हैं, तो दिस इज अगेन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। AgNO3 हमें दिया हुआ है 5.77 ग्राम, तो 5.77 और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 170 है। तो यहाँ इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स देखने से ये स्पष्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स AgNO3 के कम है। तो हम लिखें H the moles of AgNO3 are less, hence it will be the limiting reagent। तो फिर हम कहेंगे कि इनिशियली NaCl जितना ले रखा था, ये AgNO3 जितना ले रखा था, तो AgNO3 पहले ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स AgNO3 पहले ख़त्म हो चुका है, ये 0। NaCl बचेगा कितना, इनिशियली जितना NaCl ले रखा है माइनस जितना AgNO3 ख़त्म हुआ। तो NaCl के मोल जो बचे होंगे वो 4.77 अपॉन 58.5 माइनस 5.77 डिवाइडेड बाई 170, ये नंबर ऑफ मोल NaCl के बच जाएंगे। और AgCl यहाँ पर कितना बनेगा, जितना AgNO3 ख़त्म हुआ होगा। तो AgCl के मोल कितने बनेंगे, दिस इज 5.77 अपॉन 170, इतने मोल AgCl बन जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है AgCl का वेट कितना होगा, तो फिर वेट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल AgCl के जो बने, तो AgCl के मोल कितने बने 5.77 अपॉन 170 और इसका मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास। तो AgCl का मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है 143.5, तो ये इतना ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रेजेंट यूज़ करना था। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट NaCl का 1 है, AgNO3 का 1 है, तो 1:1 का चूंकि रेशियो है, तो जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वो पहले ख़त्म हो जाएगा और वही डिसाइड करेगा
कि रिएक्शन कितना होगी, दैट मीन्स रिएक्टेंट सारे कितने खत्म होंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। दूसरा प्रॉब्लम, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग 1 मोल ऑफ Fe2S3, 2 मोल H2O, 3 मोल O2 टू रिएक्ट। तो यहाँ पर भी लिमिटिंग रिएजेंट का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इक्वेशन हम लोग देखते हैं, 2Fe2S3 प्लस 6H2O प्लस 3O2, this going to 4FeOH whole thrice plus 6S, just a minute, ये तो मोल हमें दे रखे हैं Fe2S3 के 1 मोल दे रखा है इसका, ये H2O के 2 मोल दे रखे हैं और O2 के 3 मोल दे रखे हैं। ये इनिशियली 0 था, ये इनिशियली 0 था। तो अब हमें देखना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम मान लेते हैं लेट Fe2S3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर Fe2S3 लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका मतलब Fe2S3 पहले खत्म हो जाएगा और उस समय H2O और O2 बचे रहेंगे। तो अगर ये Fe2S3 लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके लिए रिक्वायर्ड H2O बराबर कितना होगा भाई, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखते हैं। तो Fe2S3 का 2 है और H2O का 6 है, दैट मीन्स 2 मोल अगर Fe2S3 खत्म हो रहा है तो 6 मोल H2O के खत्म हो रहे हैं। तो अगर 1 मोल Fe2S3 का खत्म होगा तो 3 मोल H2O के खत्म होंगे। तो रिक्वायर्ड H2O कितना है, 3 मोल। दैट मीन्स Fe2S3 को अगर लिमिटिंग रिएजेंट होना है तो जो रिक्वायर्ड H2O के मोल है वो 3, दैट मीन्स 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तभी H2O अलाउ करेगा कि Fe2S3 लिमिटिंग रिएजेंट हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, H2O के नंबर ऑफ मोल 2 दिए हुए हैं, इसका मतलब ये अजम्पशन हमारी गलत है। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं H2O पर। लेट H2O इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर H2O लिमिटिंग रिएजेंट है तो फिर चेक करें कि जो रिक्वायर्ड Fe2S3 और O2 हैं क्या वो दिए हुए हैं। तो इसके लिए रिक्वायर्ड Fe2S3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखें, 6 मोल अगर H2O यूज होगा तो 2 मोल Fe2S3 यूज होगा। अगर 1 मोल H2O यूज होगा तो 2/6 दैट मीन्स 1/3 मोल Fe2S3 के यूज होंगे। तो अगर 2 मोल H2O यूज हुआ है तो Fe2S3 जो रिक्वायर्ड है वो 1/3 इंटू 2 मोल है। दैट मीन्स Fe2S3 अगर 2/3 मोल या इससे ज़्यादा होगा तो ये अलाउ करेगा कि H2O लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि Fe2S3 1 मोल दिया हुआ है, दैट मीन्स इससे ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि Fe2S3 अलाउ कर रहा है कि H2O लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑक्सीजन को। तो रिक्वायर्ड O2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चेक करें जरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। 6 मोल अगर H2O यूज हो रहा है तो 3 मोल O2 यूज हो रहा है। दैट मीन्स अगर 1 मोल H2O यूज होगा तो 3/6 दैट मीन्स 1/2 मोल O2 के यूज होंगे। तो 2 मोल अगर H2O यूज हो रहा है तो 1/2 इंटू 2 मोल O2 यूज होगा। तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड O2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 मोल। तो हम देख रहे हैं कि जो O2 गिवन है 3 मोल वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है। तो दैट मीन्स O2 भी अलाउ कर रहा है कि H2O लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए। तो इसका मतलब H2O लिमिटिंग रिएजेंट फिक्स हो गया।
अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर H2O लिमिटिंग रिएजेंट ना आता, Fe2S3 और O2 में से कोई एक डिनाई कर देता कि ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, तो नेक्स्ट हम O2 पर जाते। तो अब यहां पर देखते हैं H2O लिमिटिंग रिएजेंट, दैट मीन्स ये 0 सारा खत्म हो गया। Fe2S3 कितना खत्म होगा, रिक्वायर्ड कितना था यहां देखा 2/3, तो बचेगा कितना 1 माइनस 2/3, ये इतना बचा। O2 3 दिया हुआ है और रिक्वायर्ड कितना है 1, तो दैट मीन्स ये 3 माइनस 1 इतना बचा। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस, तो हमसे इसके मोल पूछे जा रहे हैं FeOH होल थ्राइस के। तो अब इसमें हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फिर से देखें, तो यहाँ H2O का 6, FeOH होल थ्राइस का 4, तो दैट मीन्स अगर 6 मोल H2O यूज होगा तो ये 4 मोल बनेगा, अगर ये 1 मोल यूज होगा तो ये 4/6 मोल बनेगा, तो अगर ये 2 मोल यूज होगा तो ये कितना बना 4/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल। मान लीजिए अगर ये सल्फर पूछा जाता कि ये कितना बनेगा, तो यहाँ H2O और सल्फर में 6:6, तो अगर 2 मोल H2O के यूज होंगे तो 2 मोल सल्फर के भी बन जाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि इक्वल वेट्स ऑफ जिंक मॉलिक्यूलर वेट 65 एंड I2 मॉलिक्यूलर वेट 254 आर मिक्स्ड टुगेदर and the iodine is completely converted to zinc iodide. What fraction of weight of the original zinc remains unreacted? तो अब इसमें इक्वेशन हम देखें क्या होगी, जिंक प्लस आयोडीन I2, तो ये बनेगा ZnI2। यहाँ पर एक्चुअली I2 लिखा रहना चाहिए, जिंक आयोडाइड ZnI2। तो मान लेते हैं कि दोनों का मास XX ग्राम दे रखा था, तो इसके नंबर ऑफ मोल जिंक के कितने हो जाएंगे X/65, आयोडीन के नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे X/254, ये और ये इनिशियली 0। अब इन दोनों में फिर लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे, जो कम होगा वही खत्म होगा, तो यहां पर आयोडीन कम है तो ये आयोडीन खत्म हो जाएगा, ये जिंक बचेगा कितना X/65 माइनस X/254, इतना मोल बचा ये, और ये कितना बन जाएगा, जितना आयोडीन खत्म हुआ उतना जिंक आयोडाइड बन जाएगा, तो ये X/254 इतना बन जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन बाय वेट ऑफ द ओरिजिनल जिंक रिमेन्स अनरिएक्टेड, तो ये इतना अनरिएक्टेड है और इनिशियली हम लोगों ने ले रखा था ये, तो जो आंसर होगा इसमें आंसर वो X/65 माइनस X/254 दिस होल डिवाइडेड बाई X/65, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ए 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ cuprous oxide Cu2O and cupric oxide was quantitatively reduced to 0.839 gram of metallic copper. What was the weight of cupric oxide in the original mixture? तो यहां पर हमें Cu2O और CuO क्यूप्रस और क्यूप्रिक ऑक्साइड दिए हुए हैं और दोनों को बोला जा रहा है कि कॉपर में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पर हम देखें कि Cu2O में 1 मोल में 2 कॉपर है, दैट मीन्स इसको हम जब कॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से 1 मोल Cu2O से 2 मोल कॉपर मिलेगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड में 1 मोल में 1 ही कॉपर है, तो यहां पर 1 मोल अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम कन्वर्ट करेंगे कॉपर में तो यहां कॉपर का 1 ही मोल मिलेगा।
हमसे पूछा जा रहा व्हाट वाज द वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो हम मान लेते हैं कि ये x ग्राम था, तो ये कितना होगा 1 माइनस x ग्राम होगा। अब 1 मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर कितना बन रहा है 1 मोल, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के जितने नंबर ऑफ मोल होंगे कितने मोल है x अपॉन क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 79.5, तो दिस इज 79.5। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल हो गए। तो जितना मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड का है उतना ही मोल ये कॉपर देगा। क्यूपरस ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल मास बाई मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 143, तो अपॉन 143 ये क्यूपरस ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल है। अब जितने क्यूपरस ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल होंगे उसका डबल मोल ये कॉपर देगा, तो इससे जो कॉपर के मोल मिले वो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये वो कॉपर के मोल है जो हमें मिल रहे हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड से, ये वो कॉपर के मोल है जो हमें मिल रहे हैं क्यूपरस ऑक्साइड से। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉपर के मोल्स हैं वो दिस, और फिर कॉपर का मास कितना हो जाएगा कॉपर के मोल मल्टीप्लाइड बाई कॉपर का मॉलिक्यूलर मास, तो विच इज 63.5, और कॉपर हमें मिल कितना रहा है 0.839 ग्राम, तो दिस इज इक्वल टू 0.839। तो यहां से हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड का मास x मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 दोनों के मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए हैं। When heated in air to a constant weight gains 5% in weight. Find the composition of the initial mixture. Hint दिया हुआ है molecular weight of Fe2O3 equal to 160. तो अब यहां पर हमें समझना होगा कि FeO और Fe3O4 दोनों को जब हम एयर में हीट करेंगे तो दोनों फाइनली कन्वर्ट होंगे Fe2O3 में। तो जो इक्वेशंस हैं वो लिखा जाए पहले। FeO ये इसको कन्वर्ट होना है फाइनली Fe2O3 में। तो अब यहां पर ये देखना होगा हमें कि FeO में एक आयरन है या Fe2O3 में 2 आयरन है। तो एयर में जब हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन का मास चेंज होगा इधर उधर, लेकिन Fe तो वही रहेगा। तो अगर एक Fe इधर है तो एक ही Fe इधर भी होना चाहिए। तो हम कहें कि 1 मोल FeO से 1/2 मोल Fe2O3 के बनेंगे, क्योंकि हमें आयरन दोनों साइड बराबर रखना है। Fe3O4 को लिया जाए तो Fe3O4 इसको भी जब हम एयर में हीट कर रहे हैं तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 ही बनाएगा। अब यहां पर भी हमें वही चीज ध्यान रखनी है कि Fe3O4 को गर्म करने से एयर में ऑक्सीजन चेंज होगा लेकिन आयरन उतना ही रहेगा। तो अगर 3 Fe इधर है तो इधर भी 3 Fe ही होना चाहिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 मोल Fe3O4 का अगर लेंगे हम तो इससे हमें 3/2 मोल Fe2O3 के मिलेंगे। इतना स्पष्ट हुआ सिर्फ आयरन बराबर करने से दोनों साइड। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मिक्सचर FeO Fe3O4 का है, गेन्स इन 5% इन वेट। तो ऐसा करते हैं हम लोग 100 ग्राम मिक्सचर ले लेते हैं। तो लेट ये x ग्राम था, तो फिर ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम। तो x ग्राम FeO हुआ और 100 माइनस x ग्राम Fe3O4 हुआ। इसको गर्म करेंगे तो जो फाइनल Fe2O3 मिल रहा है, इसके बारे में कह रहा है कि जो मिक्सचर है वो 5% वेट गेन कर रहा है। दैट मीन्स ये जो फाइनल मिक्सचर होगा इसका मास 105 ग्राम हो जाएगा। अब हम देखें FeO के नंबर ऑफ मोल कितने, मास बाई मॉलिक्यूलर मास विच इज 72। तो ये FeO के मोल हैं। अब एक FeO से 1/2 Fe2O3 बन रहा है,
तो FeO के मोल इतने दिए हुए हैं, तो इससे Fe2O3 के मोल कितने बनेंगे, मल्टीप्लाइड बाई हाफ। Fe3O4 ये है, तो Fe3O के नंबर ऑफ मोल मास बाई मॉलिक्यूलर मास। Fe3O का मॉलिक्यूलर मास 232, तो 232 ये Fe3O4 के नंबर ऑफ मोल हैं। और हम देख रहे हैं कि 1 मोल Fe3O4 से 3/2 मोल Fe2O3 बन रहा है। तो इतने मोल से जो Fe2O3 के मोल बनेंगे वो दिस मल्टीप्लाइड बाई 3/2। तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ मोल है Fe2O3 के, ये मिल रहे हैं हमें FeO से, और ये जो नंबर ऑफ मोल है ये मिल रहे हैं Fe3O4 से। तो जो टोटल Fe2O3 के नंबर ऑफ मोल है वो दिस सम। तो ये हमें मिल गए Fe2O3 के टोटल नंबर ऑफ मोल। तो Fe2O3 का जो मास होगा दिस मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो Fe2O3 का जो मॉलिक्यूलर मास गिवन है वो 160 ये, और ये बराबर कितना हो जाएगा 105। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और चूंकि हम लोगों ने टोटल मास 100 ग्राम ले रखा था, तो ये जो x होगा यही परसेंटेज FeO हो जाएगा, और 100 माइनस x जो होगा वो परसेंटेज ऑफ Fe3O4 हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेंथी क्वेश्चन है काफी। A 1 gram sample of KClO3 was heated under such conditions that a part of it decomposed according to the equation this, पहली वाली इक्वेशन दे रखी है, and the remaining underwent change according to the equation this। दो अलग अलग इक्वेशन दे रखी हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग। KClO3 है, तो पहली इक्वेशन ये 2KClO3 और ये 2KCl प्लस 3O2, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4KClO3 दिस गोइंग टू 3KClO4 प्लस KCl। 1 ग्राम सैंपल है KClO3 का पूरा, तो कुछ पार्ट KClO3 का पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा है। हमें दिया हुआ है इफ द अमाउंट ऑफ O2 इवॉल्व्ड वाज 146.8 ml एट STP। हमें ये ऑक्सीजन इवॉल्व दिया हुआ है। ये कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ KClO4 इन द रेसिड्यू। तो हमसे इस चीज का वेट, KClO4 का वेट रेसिड्यू में पूछा जा रहा है। रेसिड्यू में क्या क्या होगा ध्यान दें, KCl होगा जो पहली इक्वेशन से आ रहा है, KCl होगा जो दूसरी इक्वेशन से आ रहा है, और साथ में KClO4 होगा। तो अब यहां पर हम देखें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 146.8 ml है, तो 146.8 दिस डिवाइडेड बाई 22,400, क्योंकि हमें पता है 22.4 लीटर अगर लेते हैं STP पर कोई भी गैस तो नंबर ऑफ मोल उसके कितने मिलते हैं 1। तो यहां पर मोल ऑफ O2 ये मिल गए। अब यहां पर देखें तो वेट ऑफ KCl फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो मिल रहा है ये देखा जाए कितना है। तो यहां पर ऑक्सीजन और इस KCl इन दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरा देखें। ये 3 मोल अगर ऑक्सीजन है तो 2 मोल KCl, अगर 1 मोल ऑक्सीजन का होगा तो 2/3 मोल KCl के होंगे। इतना मोल ऑक्सीजन है तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मोल KCl के। तो KCl के मोल पहले देखें कितने हो गए 146.8 डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो फिर मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास।
KCl का मॉलिक्यूलर मास 74.5। तो रेसिड्यू में ये एक चीज तो मिल गई। अब इस O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस KClO3 के साथ देखें तो अगेन 3 और 2 का, तो फिर हम देखें कि वेट ऑफ KClO3 डिसोसिएटेड इन इक्वेशन 1। तो मोल KClO3 के उतने ही डिसोशिएट होंगे जितना ये KCl बना है। तो KCl के नंबर ऑफ मोल्स ये हमें मिल चुके हैं यहां तक ये। तो KClO3 जो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ब्रेक हुआ है उसके मोल है 146.8, दिस डिवाइडेड बाई 22,400 2/3। तो ये मोल हो गए। दिस मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास KClO3 का, तो मॉलिक्यूलर मास KClO3 का दिया हुआ है 122.5, तो 122.5 इतना ग्राम, सारे मास ग्राम में है। तो टोटल KClO3 हम लोगों ने ले रखा था 1 ग्राम, इतना ग्राम डिसोशिएट हो गया पहली इक्वेशन में। तो जो बचा होगा वो डिसोशिएट होगा दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन में कितना डिसोशिएट होगा 1 माइनस दिस मच। अब हम निकालें कि KCl दूसरी इक्वेशन में कितना बन रहा है। तो आप देखें यहां पर KClO3 और इस KCl में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 4 और 1, तो दैट मीन 4 मोल अगर KClO3 डिसोशिएट होगा तो KCl कितना बनेगा 1 मोल। तो अगर ये 1 मोल तो ये 1/4 मोल। तो फिर हम थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। वेट ऑफ KCl फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पहले हम मास देखें कि KClO3 का कितना डिसोशिएट हुआ है। तो दिस 1 माइनस ये वाला जो मास है 146.8, 22,400 2/3, 122.5 इतना मास KClO3 का डिसोशिएट हुआ है दूसरी इक्वेशन में। तो मोल कितने डिसोशिएट हुए हैं, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो 122.5 इतने मोल KClO3 के डिसोशिएट हुए हैं दूसरी इक्वेशन में। तो फिर KCl के मोल कितने बने होंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो फिर KCl का मास कितना बना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास 74.5। तो ये KCl वो है जो कि दूसरी इक्वेशन में बना है। अब हम देखें कि वेट ऑफ KClO4 कितना है भाई। तो वेट ऑफ KClO4 इज इक्वल टू, अब यहां पर इस KClO3 और KClO4 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखें। 4 मोल अगर KClO3 ब्रेक होगा तो 3 मोल KClO4 बनेगा। अगर ये 1 मोल होगा तो ये 3/4 मोल बनेगा। तो मोल KClO3 के जो कि दूसरी इक्वेशन में डिसोशिएट हुए हैं वो ये मिल चुके थे हमें यहां पर, ये यहां से लेके ये यहां तक। तो दैट मीन्स 1 माइनस 146.8 दिस डिवाइडेड बाई 22,400 2/3, 122.5 1/122.5 ये वो मोल हो गए जो KClO3 के डिसोशिएट हो रहे हैं दूसरी इक्वेशन में। तो फिर KClO के मोल कितने बनेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो फिर KClO4 का मास कितना बनेगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो KClO4 का मॉलिक्यूलर मास 138.5, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 138.5। तो जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू में हमें एक चीज ये मिल रही है, ये KCl फ्रॉम इक्वेशन 1, दूसरा ये KCl फ्रॉम इक्वेशन 2 और तीसरा ये KClO4। तो हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है
देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ KClO4 इन द रेसिड्यू। तो हमें टोटल वेट रेसिड्यू का मिल गया और KClO4 का वेट मिल गया, तो परसेंटेज हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेसिड्यू में KClO4 कितना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम था ये। क्वेश्चन नंबर 7। ओह सॉरी, क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। Igniting MnO2 in air converts it quantitatively to Mn3O4. A sample of pyrolusite is of the following composition: MnO2 80% दिया हुआ है, सिलिका एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट 15%, रेस्ट बीइंग वाटर। तो जो सैंपल है उसमें MnO2 है, सिलिका एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और H2O है। The sample is ignited in air to constant weight. What is the percentage of Mn in the ignited sample? तो ignited sample जो गर्म करने के बाद आ रहा है उससे पूछा जा रहा है कि Mn का परसेंटेज क्या है। तो अब ऐसा करते हैं, परसेंटेज दिया हुआ है तो ये जो पूरा सैंपल है ये हम पूरा 100 ग्राम ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज 100 ग्राम। तो अगर ये 100 ग्राम है तो MnO2 कितना हो जाएगा? 80 ग्राम, सिलिका 15 ग्राम, तो बचा हुआ H2O 5 ग्राम। अब इसको जब इग्नाइट करेंगे तो जो MnO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn3O4 में। Mn3O4 में कन्वर्ट हो गया। सिलिका एज इट इज पड़ी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज। ये जो वाटर है ये इनिशियली लिक्विड फॉर्म में होगा और ये H2O ये वेपर बना के ख़त्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसकी अब बात नहीं करेंगे, ये पानी उड़ गया वेपर बना के। तो ये सिलिका एज इट इज 15 ग्राम पड़ी हुई है। हाँ, MnO2 कन्वर्ट हो गया है Mn3O4 में। और ध्यान रहे हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Mn इन द इग्नाइटेड सैंपल। तो मैग्नीज जो शुरुआत में है, मैग्नीज वही बाद में है, तो मैग्नीज का मास नहीं चेंज हो रहा है। तो वेट ऑफ Mn जो शुरुआत में है वही बाद में है। तो नंबर ऑफ मोल MnO2 के मास बाई मॉलिक्यूलर मास विच इज MnO2 87, ये मोल हो गए। अब एक MnO2 में Mn एक ही है तो Mn के नंबर ऑफ मोल दिस मल्टीप्लाइड बाई 1। अब मैग्नीज तो दिस मॉलिक्यूलर मास ऑफ Mn तो विच इज 55। तो ये वेट ऑफ Mn हो गया। शुरुआत में भी यही है और इग्नाइटेड सैंपल में भी बाद में यही वेट है। अब जो बाद में हमें इग्नाइटेड सैंपल मिल रहा है उसमें सिलिका तो 15 ग्राम है, Mn3O4 का मास मालूम करना है। तो यहाँ पर फिर से हम देखें कि भाई मैग्नीज चूंकि बराबर है तो यहाँ MnO2 में एक मोल में 1 Mn है, यहाँ Mn3O4 के एक मोल में 3 Mn है। तो मैग्नीज बराबर करना है तो हम कहते हैं कि 1 मोल MnO2 लेंगे तो उससे 1/3 मोल Mn3O4 बनेगा। तो फिर हम देखें कि वेट ऑफ Mn3O4, तो MnO2 के मोल थे हमारे पास 80/87, ये मोल हैं MnO2 के। अब 1 मोल MnO2 से 1/3 मोल Mn3O4 बन रहा है, तो Mn3O4 के मोल दिस मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो ये Mn3O4 के मोल हो गए। तो Mn3O4 का जो मास होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ Mn3O4 दैट मीन्स 229। तो फिर परसेंटेज ऑफ Mn इन द इग्नाइटेड सैंपल, तो Mn का मास दैट मीन्स 80/229
87 into 155 days divided by total mass of the ignited sample. तो ignited sample में Mn3O4 है. This 80 by 87 1 by 3 229 प्लस सिलिका एज इट इज पड़ी हुई है 15. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. 1.84 ग्राम of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate was heated to constant weight. तो हीट करेंगे तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा ये होना चाहिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो गर्म करने पे ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा. मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है MgCO3 ये भी गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा. द कांस्टेंट वेट ऑफ द रेसिड्यू. तो रेसिड्यू में क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि CO2 ये उड़ जाएगी. द कांस्टेंट वेट ऑफ द रेसिड्यू वाज फाउंड टू बी 0.96 ग्राम. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर. तो टोटल कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें दिया 1.84 ग्राम. तो हम मान लेते हैं दिस इज x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? 1.84 माइनस x ग्राम. अब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं? मास दिस x बाई मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट 100. तो जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के उतने ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड के. तो यही मोल हो गए कैल्शियम ऑक्साइड के. तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज 56 प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट मास 1.84 माइनस एक्स. तो मोल कितने हो गए? 1.84 माइनस एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का 84. तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल हो गए. अब जितना मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट है उतना ही मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा. तो ये मोल हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड के. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास दिस मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज 40. तो ये मास मिल गया हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का और ये मास मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड का. टोटल मास ऑफ द रेसिड्यू दिया हुआ है 0.96 ग्राम. तो यहाँ एकमात्र वेरिएबल x है जो सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा. तो यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी जब, तो फिर अलग अलग कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के परसेंटेजेस भी हम लोग निकाल सकते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 8 था. एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है. ए 2 ग्राम सैंपल कंटेनिंग Na2CO3 and NaHCO3 losses 0.248 gram when heated to 300 डिग्री सेंटीग्रेड. ये 3000 नहीं है, ये ऐसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड. द टेम्परेचर एट विच NaHCO3 डिकम्पोजेज टू Na2CO3 CO2 and H2O. What is the percentage of Na2CO3 in the sample? तो अब इस क्वेश्चन में हमें समझना पड़ेगा कि जो सैंपल है Na2CO3 का और NaHCO3 का, इसको जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म कर रहे हैं तो सिर्फ NaHCO3 डिकम्पोज होगा. Na2CO3 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो Na2CO3 एज इट इज जैसा शुरुआत में था वैसा ही बाद में Na2CO3 पड़ा रहेगा. NaHCO3 डिकम्पोज होगा कैसे? 2 NaHCO3 दिस गोइंग टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. तो अब इसमें देखें 300 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें जो H2O है ये वेपर बना के चला जाएगा, CO2 गैस चली जाएगी. तो इसमें जो हमसे कहा जा रहा है कि
लॉसेस 0.248 ग्राम, तो जो लॉस हो रहा है वो लॉस ये H2O और CO2 के करस्पॉन्डिंग ही हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो 2 ग्राम सैंपल है, Na2CO3 पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं कि ये x ग्राम है। NaHCO3 कितना होगा? 2 माइनस x ग्राम। अब यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं। 2 मोल अगर NaHCO3 ब्रेक होगा तो 1 मोल H2O का बनेगा और 1 मोल CO2 का बनेगा। तो 1 मोल NaHCO3 ब्रेक होगा तो ये 1/2 मोल H2O और 1/2 मोल CO2। तो NaHCO3 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास NaHCO3 का 84 दे रखा है, तो दिस 84। अब जितने मोल NaHCO3 के हैं उसका 1/2 टाइम्स H2O बनेगा, तो H2O के नंबर ऑफ मोल दिस मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो H2O का जो मास होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18, प्लस जितना मोल ये है उसका आधा मोल CO2 बन रहा है, तो CO2 के नंबर ऑफ मोल दिस, जितना मोल H2O के थे ये उतना ही मोल ये CO2 के बन गए। तो CO2 का मास नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास 44, तो दिस इज इक्वल टू, दिया हुआ लॉसेस 0.248 ग्राम, तो दिस इज इक्वल टू 0.248। तो यहां से x मिल जाएगा, तो x मिल गया, तो NaHCO3 और Na2CO3 के अलग अलग मासेस मिल गए, तो हमें यहां पर दोनों का परसेंटेज भी मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ए सॉलिड मिक्सचर 5 ग्राम कंसिस्टिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट वॉज हीटेड बिलो 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर भी ये 6000 न होके 600 until the weight of residue is constant. If the loss in weight is 28%, find the amount of lead nitrate and sodium nitrate in the mixture. तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, बस इसमें थोड़ा सा रिएक्शन पे ध्यान रखना होगा हमें। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको जब गर्म करेंगे तो ये PbO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2 इसमें डिसोशिएट होगा ये। और लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे जब NaNO3 को, तो ये NaNO2 प्लस हाफ O2 में ब्रेक होगा। तो जो लॉस बताया जा रहा है, इफ द लॉस इन वेट इज 28%, तो लॉस किसके करस्पॉन्डिंग होगा? ये जो NO2 गैस उड़ गई, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर चली गई और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन चली गई, तो इन तीनों की वजह से लॉस हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट इन द मिक्सचर। तो हम मान लेते हैं कि लेड नाइट्रेट लेड से x ग्राम था, तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा 5 माइनस x ग्राम। अब यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मोल लेड नाइट्रेट से 2 मोल NO2 के बन रहे हैं और हाफ मोल बन रहा है O2 का। तो NO2 के नंबर ऑफ मोल कितने? लेड नाइट्रेट के डबल। तो लेड नाइट्रेट के मोल कितने हैं? मास बाई मॉलिक्यूलर मास, तो दिस इज 331। तो ये लेड नाइट्रेट के मोल हुए, NO2 के मोल इसके डबल। तो NO2 का जो मास बन रहा है मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, तो NO2 का नाइट्रोजन 14 और O2 32, तो दिस इज 6 और 4 46, तो मल्टीप्लाइड बाई 46। ये हमें ये वाला NO2 मिल गया। ऑक्सीजन जितना मोल लेड नाइट्रेट के उसका आधा मोल, तो ऑक्सीजन के मोल कितने हैं भाई? x अपॉन 331 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो ऑक्सीजन का मास दिस मल्टीप्लाइड बाई 32, तो
तो ये हमें इस ऑक्सीजन का मास मिल गया। अब ये वाला इक्वेशन देखते हैं, इसमें सोडियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें 1 और हाफ, दैट मीन्स 1 मोल NaNO3 अगर ब्रेक होगा तो हाफ मोल O2 बनेगा। तो यहाँ पर NaNO3 के मोल मास बाई मॉलिक्यूलर मास, NaNO3 का दिया हुआ है हमें 85, तो दिस इज 85। तो इतने मोल NaNO3 के हैं, तो ऑक्सीजन के मोल जो बने मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो ऑक्सीजन का जो मास 32, तो ये टोटल लॉस हो गया। अब बोल रहा है इफ द लॉस इन द वेट इज 28%, दैट मीन्स ये वाला दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो दिस इज इक्वल टू टोटल लॉस 28% है। टोटल मास कितना ले रखा था 5 ग्राम, तो जो लॉस होगा दिस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.28, यहां से हमें x मिल जाएगा। और जैसे ही x मिल गया तो हमें लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के दोनों के अलग अलग मासेस मिल जाएंगे। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने डिस्कस की स्टोइचियोमेट्री पर बेस्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूडोमेट्री पढ़ेंगे, गैस एनालिसिस। तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स या उनका वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे।